आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की एक कहानी लेकर आए हैं, द टाइगर किंग। बात उस समय की जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और उस समय एक राज्य था और उस राज्य का नाम था प्रतिबमपुरम। उस प्रतिबमपुरम के जो राजा थे उनको महाराजा धीराज जंग जिलानी, उनको अनेक नाम से जाना जाता था। लेकिन एक नाम काफ़ी प्रसिद्ध व प्रचलित था और वह था टाइगर किंग। उनको टाइगर किंग भी कहा जाता था। टाइगर किंग क्यों कहा जाता है? तो ऐसा कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा बड़ा होकर राजाओं का राजा बनेगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वीरों का वीर बनेगा, विजेताओं का विजेता बनेगा। लेकिन कहते कहते उन्होंने कोई बात छुपा दी। तो तब वहाँ मौजूद लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आप छुपा रहे हो? जो भी हो आप स्पष्ट बताओ। तो उन्होंने कहा कि जो भी बच्चा इस नक्षत्र में जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यह सुनकर जो 10 दिन का ये जो बच्चा था वो जोर से बोल पड़ा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। अगर आप मुझे ये बता दो कि मैं कैसे मरूँगा तो मैं मानूँ। तो ज्योतिष और ये जो दरबार होता है वो सब हतप्रभ हो जाता है कि 10 दिन का बच्चा इतनी स्पष्टता से और इतनी बुद्धिमत्ता की बातें कैसे कर रहा है। तो जो ज्योतिष होते हैं वो भी अपना चश्मा उतार के देखने लगते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। तो फिर ज्योतिष ने कहा कि राजकुमार का जन्म है वो वृषभ काल में हुआ है और वृषभ और बाघ की दुश्मनी होती है। वृषभ का मतलब होता है बैल। बैल और बाघ की दुश्मनी होती है, इसलिए इस बालक की मृत्यु होगी वो बाघ से होगी, यानी टाइगर से होगी। तो वो बालक एक बार फिर घूरा और उसने कहा कि बाघों सावधान हो जाओ। ये एक घटना उनके बचपन में हुई थी और इसके अलावा ऐसे कोई विशेष कोई घटना उनके जीवन में नहीं हुई। दिन ब दिन ये जो राजकुमार थे वो बड़े होते गए, लंबे वो शक्तिशाली होते गए। इनका पालन पोषण भी बहुत अच्छा हुआ। इनका पालन पोषण अंग्रेजी नर्स के द्वारा हुआ, अंग्रेजी अध्यापक द्वारा इनकी पढ़ाई हुई। ये अंग्रेजी दूध पीते थे, अंग्रेजी फिल्मों में देखते थे, यानी पूरे राजा के बेटों की तरह इसका पालन पोषण हुआ था। जब ये 20 साल के हुए तो उस राज्य की सत्ता उन्हें मिल गई, यानी ये जो बालक था जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी वो अब राजा बन गया। अब ये बात तो राजा को तो पता नहीं था कि मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी, लेकिन राज्य की जनता को ये ज़रूर पता था कि ये जो राजा है उनके बारे में किसी ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि इनकी मृत्यु है वो टाइगर से होगी। ये बात धीरे धीरे राजा के कानों तक पहुंचती है। तो क्या होता है कि उस समय प्रतिबमपुरम में बहुत से जंगल होते हैं। तो राजा जंगल में गए और एक बाघ को मारा और मार के फिर उस ज्योतिष को बुलाया जिसने उनके बारे में बोला था कि इनकी मृत्यु टाइगर से होगी। और उन्होंने कहा देखो आप तो कह रहे थे मेरी मृत्यु टाइगर से होगी, मैंने टाइगर को मार दिया। तो ज्योतिष ने कहा, अब ज्योतिष भी अब बूढ़े हो चुके थे। ज्योतिष ने कहा कि ठीक है महाराज, इस प्रकार आप 99 मार दो, लेकिन तो फिर उन्होंने लेकिन क्या, आप घबराओ मत, जो भी हो सच बताओ मुझे। ज्योतिष ने कहा कि अगर तुम 99 मार दो लेकिन 100वें टाइगर से तुम्हें सावधान रहना होगा। राजा ने कहा अगर मैं 100वां भी मार दूँ तो ज्योतिष ने कहा कि मैं मेरी पुस्तक में आग लगा दूँ, मैं अपनी ज्योतिषी छोड़ दूँ, मैं अपनी चोटी कटवा लूँ, या मैं किसी कंपनी का बीमा एजेंट बन जाऊँ, लेकिन आपके नक्षत्र में ऐसा लिखा है। राजा ने अपने राज्य में आदेश जारी कर दिया कि कोई भी राजा के अलावा टाइगर का शिकार नहीं करेगा। और टाइगर का शिकार की बात तो दूर है, टाइगर की और पत्थर भी उठाने की किसी ने कोशिश की तो उसकी सारी दौलत व जायदाद जब्त कर ली जाएगी। इधर राजा ने अपना शिकार शुरू कर दिया। शिकार करना इतना आसान भी नहीं था, कभी कभी वो अपना निशाना चूक जाते थे और निशाना चूकने की वजह से कभी कभी टाइगर उन पर आक्रमण कर देते थे, कभी कभी टाइगर और उनके बीच में हाथापाई भी हो जाती थी, लेकिन जीत अंत में राजा की ही होती थी। राजा कभी कभी बड़ी मुसीबत में फंस जाता था। एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी उनके राज्य में है और उनका बड़ा शौक था बाघ का शिकार करना और उसके साथ फोटो लेना। अब यहाँ राजा किसी को शिकार नहीं करने देना चाहता था क्योंकि उसे अपने 100 टाइगर पूरे करने थे। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया उस अधिकारी को। तो उस अधिकारी ने यह कहलाना भेजा कि भाई राजा शिकार करेगा, हमको तो सिर्फ फ़ोटो लेना है। लेकिन फिर भी राजा तैयार नहीं हुआ क्योंकि राजा को ये डर था कि अगर मैं एक अधिकारी को परमिशन दूंगा तो फिर दूसरे भी अधिकारी और कोई बड़ा अधिकारी आ गया और वो शिकार करेंगे और मैं उनको रोक नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने शिकार करने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन मना करने से क्या हुआ कि वो ब्रिटिश अधिकारी नाराज़ हो गया। अब मंत्री ने और राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने उस अधिकारी की पत्नी को खुश करने की प्लान बनाई। उन्होंने कलकत्ता की एक कंपनी से
हीरे की महंगी अंगूठियाँ मंगाई और नमूने के तौर पर 50 अंगूठियाँ बुलाई। उस अधिकारी की पत्नी के पास भेज दी कि इस उम्मीद से कि वो इनमें से 1-2 पसंद कर बाकी वापस भेज देगी। लेकिन वहाँ से जवाब क्या आया? आपके उपहार के लिए धन्यवाद। इस तरह से उसने पूरी 50 अंगूठियाँ रख दी। 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों के यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। लेकिन राजा खुश था कि उसका राज्य बच गया। इस प्रकार लगभग 10 साल में 70 बाघ मार दिए। लेकिन अचानक प्रतिपुर के जंगलों में बाघ कम हो गए। शायद बाघों ने भी परिवार नियोजन अपना लिया हो। एक दिन राजा ने दीवान को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है मेरी इस बंदूक से अभी 30 टाइगर मारने बाकी है? राजा ने गुस्से से कहा। मंत्री बोला, महाराज मैं टाइगर थोड़ी हूँ, तुमको कौन टाइगर कह रहा है? और मैं बंदूक भी नहीं हूँ। अरे यार, तुमको कौन बंदूक कह रहा है? मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि मुझे शादी करनी है। तो वो मंत्री बोला, महाराज मेरे पहले ही 2 पत्नियां हैं, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? महाराज बोला, फालतू बात मत कर, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा? मैं तो बाघ चाहता हूँ। महाराज सोच लो। मंत्री बोला, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की है, आप चाहो तो बंदूक से कर लो, लेकिन बाघ रानी लाने का क्या मतलब है? तो राजा हंसा। अरे मैं न तो बाघ की बात कर रहा हूँ न बंदूक की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक लड़की की बात कर रहा हूँ जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम ये पता करो कि अपने आसपास के राज्यों में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ रहते हैं और उस राज्य की राजकुमारी हो जो कुंवारी हो, हम उनसे शादी करेंगे। संयोग से एक ऐसा राज्य मिल गया। अब महाराज जब भी ससुराल जाते हैं 5-7 टाइगरों को रोज़ शिकार करते थे। इस तरह उन्होंने 99 टाइगर तो मार दिए और उनकी खालें अपने महल के स्वागत कक्ष में लगा दी ताकि ये बता सके कि हमने 99 टाइगर मार दिए। लेकिन अब केवल एक शिकार बाकी था। राजा बेचैन था। जैसे तैसे एक और शिकार वह कर दे ताकि वह बेफिक्र हो सके। वह दिन रात एक टाइगर के बारे में सोचा करते थे और ज्योतिष ने कहा था कि अंतिम टाइगर से सावधान रहना। लेकिन यह 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ? कहीं पर भी टाइगर की कई खबर नहीं आ रही थी। उनके ससुराल में भी टाइगर खत्म हो गए थे। महाराज उदास हो गया। तभी यह समाचार आया कि एक पहाड़ी गांव में भेड़ें गायब हो रही है। गांव वाले राजा को यह समाचार देने के लिए दौड़े दौड़े आए। राजा ने खुश होकर उस गांव का 3 साल का लगान माफ कर दिया और अपना डेरा उस गांव में लगा दिया। अब राजा को एक शिकार करना बाकी था। राजा ने यह शपथ ले ली थी कि जब तक मैं 100वें टाइगर का शिकार नहीं करूंगा मैं अपने महलों की ओर नहीं जाऊंगा। तब क्या था, दिन ब दिन बीतते गए लेकिन एक भी शिकार उनके हाथ ही नहीं लगा। कहीं टाइगर का नामो निशान नहीं मिल रहा था। राजा दिन जैसे जैसे दिन जा रहे थे, राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने कई अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। एक दिन तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया और उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि इस गाँव वालों का लगान 3 गुना और ज़्यादा कर दो। मंत्री ने कहा कि महाराज अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा राज्य कांग्रेस की नज़र में आ जाएगा और हमारा राज्य चला जाएगा। तो राजा ने कहा कि मैं तेरे को भी निकाल दूंगा। अब मंत्री सोच में पड़ गया कि कुछ भी हो, कहीं न कहीं टाइगर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो जैसे ही वो रात के समय अपने घर पे गया, क्योंकि राजा ने अपने डेरे जंगल में डाल रखे थे और वो जंगल में ही रह रहा था। तो मंत्री रात को अपने घर पे गया और घर पे जाके संजोग से उसे मद्रास चिड़ियाघर से लाया हुआ एक बूढ़ा टाइगर मिल गया। मंत्री और उसकी पत्नी ने रात के अंधेरे में उस टाइगर को घसीट-घसीट के कार के पास ले गए और बड़ी मुश्किल से उसको कार में ढकेला और वो सीधे लेके जंगल की ओर चल दिए जहाँ राजा का डेरा था। और रात के अंधेरे में उन्होंने टाइगर को जब कार से निकालने की कोशिश की तो मानो टाइगर सत्याग्रह कर रहा हो। वो बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। ज़बरदस्ती उसको बाहर नीचे ढकेला और उसको नीचे पटका। और दूसरे दिन फिर जब राजा अपने डेरे पर थे तो उन्हें एक बाघ दिखाई दिया, उन्हें एक टाइगर दिखाई दिया। उन्होंने दूर से उस टाइगर को निशाना किया और वो टाइगर धड़ाम दे के गिर पड़ा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जुलूस के रूप में इस टाइगर को लाया जाए कि आज हमने अपना 100वां टाइगर मार दिया है। और इस तरह से राजा को लगा कि उसने 100वां टाइगर मार दिया है और उसने सैनिकों को कहा कि इसको लेकर महलों की ओर आया जाए और वो अपने कार में बैठकर रवाना हो गया। जब सैनिक उस टाइगर के पास गए तो उन्होंने देखा कि टाइगर तो अपनी आंखें घुमा रहा है।
टाइगर तो हकीकत में बंदूक की आवाज़ से ही गिर चुका था। अब सैनिकों ने सोचा कि अब क्या करें। अगर हम राजा को बताएंगे कि वो सोवा टाइगर नहीं मरा है तो वो हमको नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि राजा के नेचर का कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने ये प्लान किया कि ये बात राजा को बतानी ही नहीं है। उनमें से एक सैनिक ने पास में जाकर उस पड़े हुए टाइगर को एक गोली मारी। अब वो मर चुका था। ये मरे हुए टाइगर को जुलूस के रूप में शहर में ले चले और वहाँ पे राजा और सब ने मिलकर उस पर मकबरा बना दिया। अब राजा बेफिक्र था कि उसने सोवा टाइगर मार दिया। कुछ दिनों बाद राजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन था। राजा ने सोचा, अब मैं शांति से इसके साथ जन्मदिन मनाऊंगा। इसके लिए राजकुमार को कुछ भेंट दी जाए। वह बाजार गया, लेकिन उसे कुछ अच्छा उपहार नहीं मिला। अंत में वह एक खिलौनों की दुकान पर जाता है। वहाँ वह एक लकड़ी का टाइगर देखता है। राजा ने अभी अभी 100 टाइगर मारे थे, अतः टाइगर को खिलौना देखते उसे भाग गया। लकड़ी का खिलौना केवल 2.25 आने का था, लेकिन दुकानदार ने सोचा कि कहीं राजा नाराज़ हो जाएगा, इसलिए उसने उसकी कीमत 300 रुपये बताई। वह कहा यह कि यह एक नायाब खिलौना है। वास्तव में यह एक अकुशल और लापरवाह कारीगर द्वारा बनाया गया था। यह खुरदरा व सही पॉलिश किया हुआ नहीं था। उस पर छोटे छोटे लकड़ी के रेशे कांटे की तरह निकले हुए थे। जब राजा महल जाकर उस खिलौनों को लेकर अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, तो लकड़ी का एक रेशा राजा के दाहिने हाथ में चुभ गया। राजा ने बाहें से उस रेशे को निकाल दिया और फिर बच्चे के साथ खेलने लगा। लेकिन अगले दिन राजा के हाथ में जहर फैल गया। 4 दिन में दर्द करने लगा। घाव पूरे हाथ में फैल गया। मद्रास से डॉक्टर बुलाया गया। काफ़ी सोच विचार किया और ऑपरेशन का फैसला। उन्होंने ऑपरेशन किया और बाहर आकर कहा, ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन राजा नहीं रहा। इस तरह सौवे टाइगर ने राजा से बदला ले लिया। तो इस तरह यह कहानी ख़त्म होती है।